नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं जो आपकी सरोवर पुस्तक है उसी से आपका एक पाठ पढ़ेंगे। एक महान जो विभूति थे, महान अशोक, एक बहुत बड़े सम्राट भी थे और उनका मन है वो कैसे परिवर्तित हुआ था, किस तरह से वो युद्ध करते थे और एक दिन एक हादसे ने उनका पूरा जीवन है वो बदल करके रख दिया था। उन्होंने सदा के लिए अपने शस्त्र छोड़ दिए थे। तो कब और कैसे उन्होंने शस्त्र छोड़े, आइए हम कहानी के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। बहुत सुंदर कहानी है, छोड़ के जाइएगा मत, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अक्षरंश मेरे साथ आप बने रहिएगा। कहानी को पढ़ने में आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो आइए पढ़ते हैं अशोक का शस्त्र त्याग। पहला सीन है भाई, पहला दृश्य है। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है, पताका झंडा होता है। पताका के पास ही महाराज अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है, वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठे हैं। यानी ये मुद्रा है, ये सीन है। अशोक ने के बारे में बताया क्योंकि अशोक कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। अशोक स्वतः आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। कितने साल से? 4 साल से युद्ध हो रहा है। कलिंग में भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा परिणाम? यानी अशोक विचार कर रहा है कि युद्ध तो 4 साल से चल रहा है, 4 साल में हम विजयी नहीं हो पाए हैं। अब युद्ध हो रहा है, आगे परिणाम क्या होगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। द्वारपाल आता है, सिर झुका करके राजन संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता मुखबिर खबरिया जो है खबर देने के लिए आ रहा है। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश करके, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। यानी कि ये संदेश दिया किसने? गुप्तचर ने, कि कलिंग के राजा जो हैं, कलिंग प्रदेश के राजा हैं, वो लड़ाई में मारे गए हैं। हमारे लिए ये शुभ समाचार है। अशोक प्रसन्नतापूर्वक मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं तुम? चुप क्यों हो? यानी संवाददाता से अशोक वार्तालाप कर रहा है कि वो कहता है ना कि कलिंग के जो राजा हैं मारे गए हैं, तो इसका मतलब हमने कलिंग को जीत लिया है। लेकिन संवाददाता चुपचाप खड़ा है। संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं कि दरवाजे बंद हैं? फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? चाहे भले ही राजा मारा गया लेकिन दरवाजे सारे अभी भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। संवाददाता, हाँ। अशोक उत्तेजित होकर के खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत दे देता है। ये था पहला दृश्य जिसमें संवाददाता ने कलिंग के बारे के नरेश की मृत्यु के बारे में बताया। जो कि अशोक है वो सोच रहा था कि 4 साल से हम युद्ध के लिए युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन जीत नहीं पाए हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय है।
अस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर है। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक क्या कहता है भाई? अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके लिए दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहा? जाओ, आज हम मातृभूमि की शपथ लेकर के प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। यानी अब लड़ाई आर पार की है, या तो हमारी पताका आज उनके दुर्ग पर, किले पर लहराएगी, या हम लौट जाएंगे या मारे जाएंगे। लेकिन बगैर पताका लहराए आज हम रहेंगे नहीं। सभी सैनिक जो है तलवार खींच करके मगध की जय हो, महाराज अशोक की जय हो। सहसा दुर्ग का मुख्य द्वार खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के साथ पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध होकर के देखते ही रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाता है, क्योंकि सामने जब वो स्त्रियों की सेना देखते हैं जिसका उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कलिंग में न इस तरह स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। पद्मा जो है ना आगे बढ़कर अपनी सेना से, यानी पद्मा जो राजा की लड़की है वो आगे बढ़ती है और क्या बोलती है? देखिए, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्ही को लोहा लेना है, तुम्हें लोहा लेना है, उन्हें मारना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखों को बंद कर लोगी, यानी मिट जाओगी। मरने से पहले है ना, तुम कभी प्राज्य नहीं देखोगी, यानी अपने आप को गुलाम नहीं बनवा पाओगी। स्त्रियां तलवार निकाल करके हम प्रण करती हैं कि जब तक हमारी धमनियों में रक्त की एक बूंद भी होगी हम अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने देंगे। सब सावधान होकर के खड़ी हो जाती हैं। ये था दूसरा दृश्य। इस तरह से देखिए, ये दूसरा दृश्य है। वीरांगना पद्मा सामने खड़ी है। अशोक शवतः यानी अपने आप से, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई है? यह स्त्री है, सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना पड़ेगा? ना 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 ना, मैं नहीं, स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़ करके, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की राजकन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ और मेरी वीरांगनाएं सखियां हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उसे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व युद्ध, आओ, आमने सामने की जो लड़ाई है वो करना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूँ। राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सखियाँ स्त्री हैं। मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, शास्त्र की आज्ञा है। यानी शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि मैं स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाता। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोदे सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो।
फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है कि मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं युद्ध करने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। यानी इस तरह से जोश में आकर के जो है ना पद्मा अशोक से बात करती है तो सैनिक सहित अशोक भी सब सिर झुका लेते हैं। पद्मा क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। अशोक बहुत कुछ हो चुका राजकुमारी, अब युद्ध नहीं करूंगा। अपने सैनिकों से तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सब सैनिक अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़ करके मैं भुलावे में नहीं आ सकती, यानी पद्मा के हिसाब से कि राजा उससे कोई छल कर रहा है, करेगी मैं भुलावे में नहीं आ सकती। महाराज मैं आपसे युद्ध करूंगी। मैं भूखी सिंहनी हो रही हूँ, मैं अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका है, वह आपके सामने नतमस्तक है, झुका हुआ है। काट लीजिएगा इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुका करके खड़े हो जाते हैं। पद्मा तो जाइए महाराज, स्त्रियां निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए, करते रहिए, जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। ये सीन होता है कलिंग के मैदान में। तीसरा दृश्य, अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। आगे जो है ना सीन, ये वापस चले जाते हैं। सभी जो उनके बौद्ध भिक्षु हैं वो पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, अशोक ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बौद्ध भिक्षु जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, यानी मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा। अशोक जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा वर्त करके सबके लिए होगा। अशोक भी इसी चीज़ को दोहरा देता है। दोहराते हुए बौद्ध भिक्षु प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का यत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। अशोक ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर अपनी सभी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु बोलो व्यर्थ शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की शरण में जाऊंगा। धम्म शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाऊंगा। संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाऊंगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, शरणम गच्छामि। तो इसी तरह से जो है उस दिन के बाद जो है अशोक ने अपने शस्त्र त्याग दिए हैं। तो ये था बेटा आपका बहुत ज़बरदस्त सुंदर सी कहानी के रूप में लेसन। तो आपने शिविर सेना का जो है ना विश्राम स्थल होता है और शुभ संवाद होता है अच्छा समाचार, संवाददाता होता है सूचना वाहक, शब्द होता है सौगंध, श्रौता होता है अपने आप आपसे, गुप्तचर होता है जासूस, फाटक होता है दरवाजा, शस्त्र सज्जित होता है हथियारों से लैस सजा हुआ, और वीरांगना होती है वीर स्त्री, भगिनी होती है बहन, द्वंद्व युद्ध होता है आमने सामने का युद्ध, जैसा कि मैंने बताया था, नतमस्तक झुका हुआ, अटल न टल सकने वाला, मंत्रमुग्ध मंत्र से मोहित वशीभूत, पराधीन परतंत्र गुलाम, निरपराधी जो दोषी न हो, और पूर्णाहुति हवन के रूप में डालने वाली आहुति, और भाई सदावृत होता है धार्मिक अनुष्ठान नियम आदि की प्रतिज्ञा। तो विद्यार्थियों ये आपका जो हमने पढ़ा कहानी रूपी लेसन जो है पढ़ा, अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तरों को। इसके लिए आप कीजिएगा थोड़ा सा इंतज़ार। वीडियो अच्छा लगा तो आप कीजिएगा लाइक शेयर, नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई वीडियो के साथ, इसके प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।